हम लोग बात कर रहे थे आपकी संसद के ऊपर। तो संसद से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर में आप देखेंगे तो 79 से मिलेंगे। एक विस्तार से बात की थी हम लोगों ने, लेकिन वो बातचीत आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की शक्ल में अगर आप देखेंगे तो 79 से मिल रही है। 79 में आपसे बताया गया था कि संसद के बारे में उपबंध किया गया। उन्होंने कहा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। यानी 79 में आपको संसद के घटक ये बताए कि संसद किन किन लोगों से मिलकर बन रही। तो कह रहा बाइकैमरल होगी, उसका एक सदन लोकसभा कहलाएगा, एक सदन राज्यसभा कहलाएगा। ये लिखा नहीं 79 में तो इतना ही कहा है कि संसद संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। अच्छा लिखा है जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। 80 में राज्यसभा की संरचना, इस पर बात की है। तो राज्यसभा की संरचना के विषय में आपको बताया गया है कि उसकी इफेक्टिव मेंबरशिप कितनी होगी, 250 और 238 सदस्य है। ये राज्यों की जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स होंगी उनके मेंबर चुनकर भेजेंगे, तो इसमें कोई संदेह की स्थिति ही नहीं है। और जो 12 मेंबर्स हैं वो 4 विशेष क्षेत्र हैं, उनके माध्यम से चुनकर भेज जाएंगे। तो 4 विशेष क्षेत्र कौन कौन से थे? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। और इन 4 क्षेत्रों में जिन्हें विशेष ज्ञान है या इन 4 क्षेत्रों में विशेष रूप से काम करने का अनुभव जिनके पास, उन लोगों को राज्यसभा का मेंबर ये अपॉइंट किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में हम लोगों ने प्रवेश नहीं किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में प्रवेश करेंगे लेजिस्लेचर के बाद, तो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति जो कुछ करेंगे वो सामान्यतः मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे। कुछ ही बस 2-3-4 काम जिन्हें राष्ट्रपति को करने का हक दिया गया है अपने अधिकार से। अदरवाइज वो जो कुछ करेंगे मंत्रिमंडल की सलाह से। राष्ट्रपति के नाम पर सारे काम होंगे, लेकिन राष्ट्रपति खुद कुछ भी नहीं करेंगे। और उसके कारण क्या है, क्यों नहीं करेंगे, इस पर विस्तार से बात होगी जब हम लोग ये बात करेंगे कि राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली तो है ही, इसमें तो दो मत है ही नहीं कि संवैधानिक रूप से वे प्रमुख हैं, लेकिन क्या वास्तव में प्रमुख है? इनफैक्ट अगर उनके ट्रू टेस्ट, उनकी जो पोस्ट, उसके नेचर को निर्धारित किया जाए तो क्या वाकई राष्ट्रपति देश के कार्य प्रमुख ये निकलेंगे? तो पता लगेगा कि वो ऐसा नहीं निकलेंगे। और उनके उस रूप में न निकलने के अपने कारण होंगे। तो यहां भी राष्ट्रपति जब 12 सदस्यों को अपॉइंट करेंगे तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर उन 12 सदस्यों को अपॉइंट करेंगे। राष्ट्रपति हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन उनमें तो कुछ काम वो चुनाव आयोग की सलाह पर करेंगे, कुछ काम मुख्य न्यायाधीश इनकी सलाह पर करेंगे, और अक्सर सामान्यतः वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करेंगे स्वतंत्र रूप से। राष्ट्रपति कोई काम करें ऐसी दशा भारत के संविधान में नहीं है। क्यों नहीं है देखेंगे, उसके अपने कारण हैं और वे कारण एकदम ठीक हैं। राष्ट्रपति को प्रमुख होना भी नहीं चाहिए। राष्ट्रपति क्यों करेंगे कोई काम?
क्योंकि जनता से सीधे चुनाव उनका नहीं हुआ है। जनता के पास वे नहीं गए थे अपने पक्ष में समर्थन मांगने, और न उनके प्रति कोई समर्थन व्यक्त हुआ है। तो राष्ट्रपति को करना भी नहीं चाहिए। जब देश के नागरिकों की इच्छा भारत के संविधान में अभिव्यक्त हुई, और भारत का संविधान यह कहता है कि जनता का जनता के द्वारा, क्योंकि जनता का जनता के द्वारा ये कहता तो नहीं है, लेकिन संविधान के उद्देशिका में लिखा क्या है, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए हमने ये राज्य व्यवस्था स्थापित क्यों की, वो तो उद्देशिका में बताया गया है। इसलिए जब लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये बनाना है, तो जब लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे तो सीधी सी बात है, शासन उसे चलाना चाहिए जो जनता के पास अपने नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति समर्थन मांगने गया था। इनफैक्ट राष्ट्रपति तो गए नहीं थे। हाँ, कुछ फील्ड्स में जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन, उनकी राय पर उन्हें काम करना है। वे फील्ड्स अभी आएंगी तो उन फील्ड्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी राय पर काम करना इसलिए उपयुक्त माना गया क्योंकि वे फील्ड ऐसी है जिनके बारे में विशेषज्ञता से युक्त राय वे ही लोग दे पाएंगे। इसलिए क्योंकि कानून में कोई भी बात निरुद्देश्य नहीं होती और ना ही कोई नाक की बात है कि साहब हम ही करेंगे सब कुछ। जो ठीक से कर पाए वो करेगा। इसलिए राष्ट्रपति जब राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन करेंगे तो उन्हें मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना होगा और मंत्रिमंडल की सलाह पर वे 12 सदस्यों का चुनाव तो शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, 12 सदस्यों का मनोनयन ये राज्यसभा में करेंगे जो 4 क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या कार्य का विशेष अनुभव ये रखने वाले लोग होंगे। आप देखें सेक्शन 80 कहता है राज्यसभा की संरचना, कहता है राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य और राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। यानी जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनके और राज्यों के प्रतिनिधि उन्हें मिलाकर 238 सदस्य और 12 जो खंड 3 में राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। कहता है राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। यह आपको बताया गया है कि 4th शेड्यूल ये बताती है कि किसी भी स्टेट को राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि अपने भेजने का हक होगा। और 4th शेड्यूल में अक्सर आपसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है वो ये कि सबसे ज्यादा राज्यसभा के सदस्य किस प्रदेश से आते हैं, सबसे कम राज्यसभा के सदस्य किस प्रदेश से आते हैं, इस ढंग के सवाल वहां होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आपको 4th शेड्यूल एक बार देख जरूर लेनी चाहिए क्योंकि ये चीजें पूछी जाएंगी कि सर्वाधिक राज्यसभा के मेंबर्स कहां से आ रहे, सबसे कम कहां से आ रहे, और ये सब चीजें 4th शेड्यूल में ही मिलेंगी। आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि 1st शेड्यूल काहे से संबंधित, 2nd शेड्यूल काहे से संबंधित, 3rd शेड्यूल काहे से संबंधित। तो 1st शेड्यूल में भारत के जो भारत संघ है इसमें कितने राज्य होंगे उनके नाम लिखे। ऐसे 2nd शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, तो उनमें क्या क्या चीजें ये एक बार आपको ध्यान में जरूर लेनी चाहिए। उसके बाद कहता राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड का में नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव।
दोनों प्रकार के लोग, हमने कहा ना कि देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठने का सवाल है, यह छोटे तरीके से नहीं सोचा जा सकता। छोटे लोग छोटे तरीके से सोचते हैं। आपको समाज में जिन्हें दो पैसे की अकल नहीं, वो ये कहते मिलेंगे कि डिग्रियां होनी चाहिए। सिर्फ डिग्रीधारी पढ़ा लिखा नहीं होता। और आज का अनुभव तो यह है कि डिग्रीधारी से ज्यादा अनपढ़ कोई होता ही नहीं, क्योंकि अनपढ़ और पढ़ा लिखा इसके बीच जो बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस जानने का है। भाई आप क्या कहते हो, कौन पढ़ा लिखा? जो जानता है, जो जानना है, यही आपको पढ़ा लिखा बनाता है। और जानने के लिए आप यूनिवर्सिटी जाओ, कतई जरूरी नहीं। और कई बार तो यूनिवर्सिटी जाने पर जो कुछ जानते हैं वो भी विलुप्त हो जाता है। आज जो सोकल्ड पढ़े लिखों की फौज दिखाई देती है, उसमें आप ये चीज, ये तथ्य भली भांति देख सकते हैं। भाई पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच अंतर कहां पर है? जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जानने के स्तर पर यहीं पर तो अंतर है। वो नहीं जानता, आप कहते हो हम जानते हैं। और यदि आप भी नहीं जानते और वो भी नहीं जानता, तो आप में और उसमें जो फर्क बचता है वो सिर्फ एक कागज के टुकड़े का बचता है। आपके पास एक कागज का टुकड़ा उसकी अपेक्षा अधिक है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। तो कागज के टुकड़े के आधार पर तो आप बहुत महत्व के व्यक्ति नहीं हो सकते। आप सिर्फ कागज के टुकड़े के आधार पर देश के सभी पदों पर अपने एकाधिकार का दावा करने लगो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। और इसीलिए हम इस बात के बड़े खिलाफ हैं कि पढ़े लिखों के लिए कोई विशेष सुविधा होनी चाहिए। ये यूं कहें कि जो सत्य सही रूप में पढ़े लिखे हैं उन्हीं के लिए सुविधा होनी चाहिए। बाकी जो आपके हिसाब से पढ़े लिखे हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। और आपके हिसाब से अगर पढ़े लिखों की संख्या देखेंगे, तब तो जो ओरिएटर हैं विचारों के, उन सबको अनपढ़ों की श्रेणी में रखना पड़ेगा। क्योंकि विचारों के ओरिएटर जेम्स वॉट हैं, फैराडे हैं, न्यूटन हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। और ये विचारों के ओरिएटर हैं, इनके द्वारा जिन विचारों का श्री गणेश किया गया, उनके आधार पर आपकी बड़ी बड़ी, ठीक है, विचारों की नींव ये खड़ी हुई है। अगर इन्हें पढ़ा लिखा ना माने तो तुम्हें माने, तुम जो नकलची हो। भाई नकल किताब सामने रखकर ये हो सकती है, और किताब सामने रखे बिना तुम्हारी बात को याद करके अगर हम अपनी करके बोले तो नकल तो वो भी है। और तुम कुछ ज्यादा धूर्त किस्म के नकलची हो। तुमने नकल का मूर्त साधन नहीं अपनाया है, तुमने नकल का अमूर्त साधन अपनाया है ताकि तुम पकड़े न जाओ। तुम वो भोला नकलची है जो किताब से नकल कर रहा है, तुम धूर्त नकलची हो जो विचारों की नकल कर रहे हो। अब ऐसी दशा में सोचना चाहिए कि धूर्तों के हाथ में देश का प्रशासन ये दे दिया जाए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में आप देखेंगे ये देश का फंडामेंटल लॉ है, और चूंकि ये देश का फंडामेंटल लॉ है इसलिए आपको इसमें फंडामेंटल लॉ जैसी विशेषताएं दिखेंगी। वो तो सीधे कहा कि विशेष ज्ञान है या व्यवहारिक अनुभव, क्योंकि व्यवहारिक अनुभव ज्ञान से कम नहीं है किसी सूरत। कहते अनुभव यही सच्चा ज्ञान है। जिसने पहली बार ज्ञान को जन्म दिया होगा उसने अनुभव से ज्ञान को जन्म दिया होगा, तर्क से नहीं। तर्क से कोई ज्ञान नहीं पैदा होता, अनुभव से ज्ञान पैदा होता है।
बच्चा होता है बार बार आग छूने की कोशिश करता है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि कंट्रोल्ड वे में एक बार इसे छू लेने दो, अनियंत्रित नहीं, क्योंकि वो तो बच्चा ही है, जल जाएगा, लेकिन कंट्रोल्ड वे में इसे छू लेने दो। एक बार छुएगा फिर जिंदगी में नहीं छुएगा। खूब उसे किताबें पढ़ाओ कि आग गर्म होती है, नहीं समझेगा। एक बार छुएगा और बस समझ जाएगा। जो व्यवहारिक अनुभव है, इससे ज्यादा जानकारी का बेहतर स्रोत कोई होता ही नहीं। हाँ, ये भी ठीक है कि ऐसे लोग भी हो सकते हमारे जैसे, जो चिंतन तो बहुत अच्छा करेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, चिंतन तो बहुत बढ़िया करेंगे, पॉलिसी बहुत अच्छी बनाएंगे, लेकिन सोना इतना पसंद होगा कि करेंगे पॉलिसी पर 1% भी काम नहीं, लेटेंगे। ऐसे लोग भी हो सकते हैं। दोनों उपयोगी हैं, दोनों उपयोगी हैं, दोनों में कोई अनुपयोगी नहीं है। देश का जो लोक जीवन है उसके लिए दोनों का उपयोग है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो देश के शासन को ठीक ढंग से चलाना है। जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं उसके अनुरूप साधनों का विकास अगर हम करते हैं तो हम बुद्धिमान हैं। अगर लक्ष्य के अनुरूप साधनों का विकास नहीं है तो हम बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान की श्रेणी में नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न आर्टिकल्स देखेंगे, वहां लक्ष्य के अनुरूप साधनों का विकास, कितना विशेष ज्ञान है या व्यवहारिक अनुभव है। उन्होंने मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर की कोई डिग्री नहीं ली है, मास कम्युनिकेशन में कोई उन्होंने डिप्लोमा या डिग्री हासिल नहीं की है, लेकिन बहुत अच्छे पत्रकार हैं। कोई जरूरी नहीं मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा या डिग्री होना। और देश में जितने प्रख्यात पत्रकार हैं, इनमें अगर आप ढूंढने चलोगे तो शायद ही कोई मास कम्युनिकेशन में डिग्री होल्डर आपको मिले। और जो मास कम्युनिकेशन में डिग्री होल्डर मिलेंगे उन्हें पत्रकारिता की तमीज नहीं होगी। ठीक है, शिक्षा उसी को कहेंगे जो आपको ज्ञान दे, जो आपको अहंकार दे। वो शिक्षा नहीं हो सकती, उसे कोई नाम दीजिए, उसे शिक्षा नाम नहीं दिया जा सकता। और अगर अनुभव ज्ञान देता है तो अनुभव से बेहतर शिक्षक नहीं, और अनुभव से बेहतर शिक्षा नहीं। एक कानून का आदमी इसीलिए विद्वान कहा जाता है, वो तत्व में चीजें देखता है। तत्व में चीजें देखना मीनिंग देयर में कोई चीज जिस उद्देश्य की आपूर्ति के लिए जन्मी, क्या वो चीज उस उद्देश्य की आपूर्ति वाकई कर रही है? यदि हां तो डेफिनेटली वो चीज है जो नाम उस चीज को दिया गया है। अदरवाइज नाम हो सकता है उस चीज के पास उस चीज का, लेकिन वो चीज नहीं हो सकती। तलवार है, काटती नहीं। ठीक है, डंडा है, डंडे के जैसा उपयोग उसका नहीं हो सकता। क्या मतलब है डंडे का? वो तो कूड़ा है, डंडा कहां है? और इसी को कहा गया कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणी। तो अनुभव ये अपने में व्यक्ति को शिक्षित बनाने की प्रक्रिया है। हमारे अधिकांश महापुरुष वे चाहे विज्ञान के क्षेत्रों में हो, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपने हर चीज की टैगिंग कर रखी है। अगर महापुरुषों की बात करो तो तुम समाज सेवा के क्षेत्र में आ जाते हो। तुम्हें गांधी, नेहरू, सुभाष यही महापुरुष लगते हैं। तुम्हें
जगदीश चंद्र बसु, न्यूटन, फेराडे, ये महापुरुष लगते ही नहीं। ये इस फील्ड के महापुरुष है, वो उस फील्ड के महापुरुष है। ठीक है ना, कोई टैगिंग नहीं हो सकती। ठीक है, कोई टैगिंग नहीं है। आप देखेंगे देश के अधिकांश महापुरुष, देश ही नहीं विश्व के, दुनिया के अधिकांश महापुरुष जिन क्षेत्रों में काम करके महापुरुष बने, उन क्षेत्रों की कोई डिग्री उनके पास नहीं है, लेकिन वे महापुरुष हैं। सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर एक अप्रतिम पर्सनालिटी है। इतनी विशेषताएं किसी एक आदमी में दिखाई नहीं देती। रविंद्र संगीत भी है, ठीक है, और गीतांजलि जैसा खंड काव्य भी उन्होंने लिखा। ठीक है, और इसके अलावा वो मूर्तिकार भी हैं, पेंटर भी हैं, ठीक है, वो साहित्यकार भी है। अनेकों चीजें उनके अंदर दिखाई देती हैं। ये सुभाष चंद्र बोस या अन्य जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन अपने पढ़े लिखे होने के कारण वो महापुरुष नहीं हुए। महापुरुष तो अन्य कारणों से हुए। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई इसका महापुरुष होने से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब आप लोगों को हम देखते हैं कि बड़ा पढ़े लिखों की एडवोकेसी करते, तो हमें तो बड़ी आपके ज्ञान की क्षुद्रता पर हंसी नहीं आती, कोफ्त हो आता है, कोफ्त, कि तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें यह भी नहीं समझ में आता कि इस तथाकथित पढ़ाई लिखाई का ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं। आप अनुभवी को ज्ञानी मानने को तैयार नहीं है, आप ये मानने को तैयार नहीं है। आप बताते पढ़ा लिखा होना चाहिए, हम भी मानते पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा कौन? वो जिसके पास डिग्री है। पढ़ा लिखा वो जिसने जाना है। जानने का स्रोत कोई हो सकता है। तुम्हारे लिए जानने का स्रोत किताबें हैं जो दूसरों के द्वारा लिखी गई, और जो दूसरों के द्वारा लिखा गया उसने क्या लिखा वो वही जान सकता है। परसों तो हम कचहरी में बैठे थे, ऐसे चर्चा हल्की चल रही थी। आपको मालूम है हम राहुल गांधी के समर्थक नहीं है, तो चर्चा ऐसे ही चल रही थी। एक सज्जन बैठे थे, बोले कि विजन मोदी में है या राहुल में है? तो हमने कहा राहुल में है। राहुल का विजन बड़ा क्लियर है, मोदी का विजन है ही नहीं कुछ। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम ये बात बोल रहे हैं, तो क्या हम कतई उनके समर्थक नहीं। तो बहस शुरू हो गई। अंत में हमने कहा, हमने जो खूब बहस गर्मा गर्मी पर आ गई, तो हमने ये कहा, हमने कहा अच्छा ये बताओ, जिसका विजन क्लियर होगा वो चश्मा काहे लगाएगा? देखो राहुल गांधी विजन क्लियर है क्योंकि वो चश्मा नहीं लगाते। मोदी विजन खराब है इसलिए वो चश्मा लगाते हैं। हम यही तो कह रहे हैं। तो सवाल ये, अब अगर लोग संदर्भ से अलग हटकर मेरे स्टेटमेंट को कोड करें तो उन्हें यह लगेगा हम राहुल गांधी के समर्थक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। और मेरी इस बात को पाठ्य पुस्तक या किताब के रूप में संग्रहित करके रख दिया जाए तो किताब ये तो बताएगी नहीं कि संदर्भ क्या था। किताब तो सिर्फ बोला गया बताएगी कि क्या बोला गया था, और उस आधार पर मेरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन होगा। तो आप खुद समझो कि मेरे व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन होगा। ये जो कुछ हमने कहा उसका सत्य अर्थ उसके पाठकों के समक्ष डिस्क्लोज होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जानने का माध्यम अगर कुछ हो सकता है तो अनुभव, न कि तर्क या पाठ्य पुस्तकों में संग्रहित ज्ञान। ये नहीं हो सकता, और दैट इज व्हाई। ठीक है, आपका यहां उन्होंने लिखा है कि विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव, और विशेष ज्ञान ये कहा फ्रेमर्स देश की सबसे बड़ी पंचायत में 12 लोगों को बैठालना चाहते हैं।
है ना, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। इसलिए ज्ञान सामान्य नहीं, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव, और जो भाषा को पढ़ने का तरीका है उसके अनुसार इस विशेष को व्यवहारिक अनुभव के पहले भी पढ़ा जाएगा। विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव लिखा जरूर है, लेकिन इसे पढ़ने के तरीके के मुताबिक जब पढ़ा जाएगा तो ऐसे पढ़ा जाएगा कि मानो ये लिखा है कि विशेष ज्ञान या विशेष व्यवहारिक अनुभव। ये जिन 12 लोगों को है इन 4 क्षेत्रों में, उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में राष्ट्रपति कुल 12 की संख्या में मंत्रिमंडल की सलाह पर मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आपत्तियां उठी थी, इस पर बात हुई थी, विस्तार से हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि आप लोगों की मांग थी कि आर्टिकल्स के हिसाब से पढ़ाया जाए, इसलिए हम आर्टिकल के हिसाब से शुरू कर रहे हैं। तो इसके औचित्य क्या है, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके, क्योंकि फ्रेमर्स ने यह माना था कि ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके पास विशेष ज्ञान है, विशेष व्यवहारिक अनुभव हो, लेकिन वे चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना न चाहते, क्योंकि अक्सर लोगों को सही बात करने वाले पसंद नहीं आते। ऐतिहासिक अनुभव यही है, और जिसे विशेष ज्ञान है, विशेष व्यवहारिक अनुभव होगा, वो तुम्हारी तरह ये तो बताएगा नहीं कि शिक्षा तो सिर्फ कॉलेज जाके ही प्राप्त होती है। वो कहेगा शिक्षा तो कहीं भी मिल सकती है, जेम्स वाट को रसोई में मिली, न्यूटन को आपकी भाषा में कहें। ठीक है, तो नितांत आलस्य की दशा में प्राप्त हुई, तो शिक्षा तो कहीं भी और बाद में प्राप्त हुई, और सेब के पेड़ के नीचे लेटकर प्राप्त हुई। तुम टेबल लैंप जलाकर कुर्सी मेज पर पढ़ने बैठकर माहौल बनाते हो, उन्हें लेटकर प्राप्त हुई। जो कि हम कहते हैं कि चीजें तो कहीं भी प्राप्त हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी दशा में हो सकता है, बस ग्रहण करने को आपकी मानसिक दशा हो। सेब तो बहुत बार गिरा, न्यूटन की खोपड़ी पर भी उससे पहले गिरा और उसके बाद भी गिरा, लेकिन वो क्षण था जिसमें वो क्रांति घटित हुई, जिसने न्यूटन के गति के 3 नियम दे दिए। तो कुछ भी कहीं भी कभी भी कैसे भी घटित होता है, और चूंकि जो हम जानते नहीं कि क्यों घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, किन कारणों से घटित हुआ, उसकी उपयोगिता क्या, उसी को आप ईश्वरी कृत्य कहते हैं, इसी को आप ईश्वर कहते हैं। तो यही कहा जाता है कि घट तो कहीं भी सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ घटता है वो भगवत कृपा से घटता है, क्योंकि उससे पहले क्यों नहीं घटा। ऐसा तो है नहीं कि इससे पहली बार न्यूटन की खोपड़ी पर गिरा था, उससे पहले उड़ जाता था, न्यूटन की खोपड़ी पे ही गिरता था, लेकिन उससे पहले चूंकि ईश्वर की इच्छा नहीं थी, तो न्यूटन के दिमाग में भी वो पैदा नहीं हुआ जो उस क्षण पैदा हुआ। तो विशेष ज्ञान, विशेष व्यवहारिक अनुभव, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। कहता राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। यानी प्रत्येक इलेक्टेड मेंबर को एक वोट देने का हक होगा, लेकिन वो एक वोट वो प्रेफरेंशियल ढंग से दे सकता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस इनको, सेकंड इनको, थर्ड इनको, प्रेफरेंस के हिसाब से वोट दे सकता है। और प्रेफरेंस के वोट गिने कैसे जाते हैं ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमारा काम वो गिनना नहीं है। ठीक है, और गिनने की प्रक्रिया को जानना हम बेकार का काम भी मानते हैं, इसलिए हम उसमें पढ़ते भी नहीं उस चक्कर में। हमें क्या मतलब, अरे जिसे गिनना वो जाने कि एक, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा दिए गए वोटों की गिनती किस प्रकार की जाती है, हमें जरूरत क्या, हमें तो कॉन्सेप्चुअल बात आपको बतानी है।
तो राज्यसभा के सदस्य के लिए एकल संक्रमण नहीं है, ठीक है। मत ये दिया जाएगा और सिंगल वोट देने का हक होगा। राज्यसभा के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विहित करे, यानी पार्लियामेंट को कानून बनाने की ताकत ये केवल 245, 246, 247, 248 वही नहीं मिली है, अन्य आर्टिकल्स भी हैं जो संसद को कानून बनाने की ताकत देते हैं। एंड इट इज ऑल्सो आर्टिकल जो कि संसद को उस प्रकार की शक्ति दे रहा है, कहता है कि संसद को, ठीक है, वो रीति निर्धारित करने का हक होगा जिस रीति से राज्यसभा के प्रतिनिधि ये चुने जाएंगे, ठीक है। सॉरी, संघ राज्य क्षेत्रों के, यानी जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं वो तो इलेक्टेड मेंबर चुनेंगे ही, लेकिन जो संघ राज्य क्षेत्र है वहां विधानसभा हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो वहां के प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे इसके संबंध में संसद विधि बनाकर वो बंद करेगी, ठीक है। फिर लोकसभा की संरचना कहता अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 से अनधिक सदस्यों द्वारा 331 आप देख लें। 331 क्या कहता है? 331 कहता है कि अगर राष्ट्रपति उन्हें यह लगता है कि लोकसभा में जो लोग चुनकर आए हैं उनमें एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, अगर राष्ट्रपति का यह विचार है तो वे 2 सदस्यों को मनोनीत कर पाएंगे। देखिए ये ठीक है कि जो लोकतंत्र है इसका अर्थ किसी समय यह माना गया कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, लेकिन आज की दशा में यह अर्थ नहीं है लोकतंत्र का। आज की तिथि में जो लोकतंत्र का अर्थ है वो है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। और विधि के शासन पर हम लोगों ने बात की थी। विधि का शासन का मतलब क्या है कि रूल अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं, रूल अकॉर्डिंग टू स्पिरिट ऑफ द लॉ। विधि के मुताबिक शासन नहीं, विधि की भावना के मुताबिक शासन। दिस इज द थीम ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ की थीम है और इस रूल ऑफ लॉ की थीम को हम नहीं कह रहे हैं, हमें तो कुछ कहने का हक भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयुक्त शब्दों के संबंध में कुछ भी कहने का हक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का है। और यही वो बात है जिसके कारण आपको यह गलतफहमी होना शुरू हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से बड़ा है और सरकार सुप्रीम कोर्ट से छोटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी होती कि कई बार आपका दावा यह होता है, आपका दावा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द प्रयुक्त है उसका अर्थ यह है, और सरकार का दावा होता है ना whatever you are telling, that is not the true meaning of that word which has been used by the framers in the constitution. It is the claim forwarded by the government. अब क्लैश है। आपका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयुक्त शब्द उसका अर्थ यह है और सरकार का दावा नहीं, ये नहीं है, ये है। अब कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं प्रकट होकर बताएगा नहीं कि साहब उसमें प्रयुक्त शब्द का अर्थ कौन सा है। तो इसके लिए हमें एक अधिकरण चाहिए, हमें एक प्राधिकारी चाहिए जो अधिकृत तौर पर इस बात का निर्णय कर सके कि वाकई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयुक्त शब्द का अर्थ क्या है। हार्ट ने कहा था कि प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम इनके संयोग से किसी विधिक व्यवस्था का निर्माण होता है। और प्राथमिक नियम में उन्होंने कहा था, प्राथमिक नियम में शामिल होते हैं आचरण संबंधी नियम, और ये प्राथमिक समाजों में भी पाए जाते हैं। उन्होंने कहा था चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए, ये आचरण के प्राथमिक नियम है।
ये हर समाज में होते हैं, लेकिन हर समाज जो नियमों के साथ जी रहा है, अर्थात जिसमें प्राथमिक नियम है, उस समाज को हम विधिक समाज नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तो उन्होंने कहा था विधिक समाज इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि प्राथमिक समाज में नियम तो है, लेकिन उन नियमों का अगर उल्लंघन हो जाए तो ये बताने वाला प्राधिकारी नहीं है कि उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। एक कहेगा हुआ, एक कहेगा नहीं हुआ। जैसे संविदा आप करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एक पक्ष कहता है हमने कॉन्ट्रैक्ट का पालन किया, दूसरा कहता नहीं किया। अब ये तय कैसे कि किया गया या नहीं किया गया? इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट था क्या, इसका अर्थान्वयन करना पड़ेगा। तो हार्ट कहते हैं कि ये द्वितीयक नियम जो न्याय निर्णय संबंधी है, मान्यता संबंधी है, और फिर एक कहता प्राथमिक नियम ये, दूसरा कहता प्राथमिक नियम ये। अब ये कैसे तय हो प्राथमिक नियम स्वयं क्या है? और तीसरी दशा आती है, हार्ट कहते हैं कि कई बार प्राथमिक नियमों में संघर्ष होता है, तो किस प्राथमिक नियम का पालन किया जाए ये तय नहीं हो पाता। उदाहरण दिया है उन्होंने कि मान लीजिए राजा ने ये नियम बना रखा है प्राथमिक नियम के तौर पर कि जो राज्य का विरोधी है उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा उसकी अपनी मान्यताओं के मुताबिक। हमारे देश में भी मांग उठी थी कि आतंकवादियों के शवों का संस्कार उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक करने का हक न दिया जाए। अमेरिका ने नहीं भी दिया ओसामा बिन लादेन को। भाई इस्लाम की मान्यता के मुताबिक कब्र ये बननी चाहिए क्योंकि कयामत के दिन तक व्यक्ति को कब्र में रहना है, इनकी मान्यता के मुताबिक। और फिर कयामत के दिन मैदान महशर में फैसला होगा आपके अमाल का, और यानी कर्म का, और उसके आधार पर आप जन्नत नशी या दोज़ख नशी किए जाएंगे, जो भी स्थिति है। लेकिन यह हक नहीं मिला ओसामा बिन लादेन को। और अभी जो नसरुल्लाह मारे हैं इस्राइल ने, उन्हें भी यह हक नहीं दिया है, ठीक है ना। उन्हें यह हक नहीं दिया, कहने का मतलब ये नसरुल्लाह कहां पर दफन किए गए पब्लिक डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो ये विचार हार्ट के समय से चल रहा है और आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है। और हार्ट कहते हैं कि दूसरा नियम यह हो सकता है कि सभी अपने नियर एंड डियर्स का अंतिम संस्कार करेंगे। दूसरा प्राथमिक नियम यह हो सकता है। एक प्राथमिक नियम है जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियर एंड डियर का अंतिम संस्कार करना है। और यह प्राथमिक नियम क्यों होगा? क्योंकि प्राथमिक नियम के तौर पर वे चीजें मान्य की जाएंगी जिनको मान्य करना समाज के लिए जरूरी है। अगर शवों का अंतिम संस्कार न किया जाए तो जो स्थिति पैदा होगी वो मानवों के रहने लायक नहीं होगी, और शवों का अंतिम संस्कार उनके नियर एंड डियर को ही करना चाहिए, राज्य कहां तक करेगा। तो इसलिए एक नियम यह हो सकता है प्राथमिक कि प्रत्येक व्यक्ति का नियर एंड डियर उस, ठीक है, शव का अंतिम संस्कार करेगा। और दूसरा नियम यह हो सकता है कि आतंकवादी का नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आतंकवादी का कोई नियर एंड डियर नहीं होगा, ये तो है नहीं, तो होगा ही होगा भाई। उसके भी मां होंगे, उसके भी पिता होंगे, उसके भाई होगा, उसके बहन होगा। तो ये भाई बहन माता पिता क्या करें? क्योंकि दो प्राथमिक नियमों में संघर्ष की दशा आ गई। एक प्राथमिक नियम कहता है कि अंतिम संस्कार करिए और दूसरा प्राथमिक नियम कहता है मत करिए। हार्ट कहते हैं यहां से न्याय निर्णय संबंधी और मान्यता संबंधी नियमों की जरूरत होती है, और ये प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम मिलकर विधिक व्यवस्था की रचना कर देते हैं। यदि न्यायालय जो न्याय निर्णय संबंधी नियमों के मुताबिक चलेगा, जरूरी है विधिक व्यवस्था के लिए, तो सवाल यह है न न्यायालय छोटा न सरकार बड़ी। आपका दावा यह होता है कि संविधान में प्रयुक्त शब्द का अर्थ यह, और सरकार का दावा यह होता है कि संविधान में प्रयुक्त शब्द का अर्थ यह। न्यायालय की भूमिका सिर्फ इतनी है
कि वो ये बताता है कि इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयुक्त शब्द का अर्थ है क्या। बस इस अर्थान्वयन को देने के कारण आप उसे छोटा बड़ा जाने क्या क्या मानना शुरू कर देते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो न्याय निर्णयन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल आर्बिट्रेटर हैं। केवल वे बता सकते हैं कि संविधान में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ क्या है। जो वो बताएंगे वो मान लिया जाएगा। इसमें छोटे और बड़े की बात ही कहां आई। ठीक है, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक बीच में आया, उसने बता दिया कि भाई आप लोगों के बीच झगड़े का जो बिंदु है ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक बात है, ये होना चाहिए। तो ये बताने वाला इन दोनों के ऊपर हो गया, ये बात कहां आई। आप में झगड़ा होता, आप कहते चलो इनसे पूछ लो, तो वो बड़े हो जाते हैं आपसे। ठीक है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो फिर न्यायालय भी न छोटा है न बड़ा, उसका अपना काम है, वो करता है। इसके अलावा हम नहीं बता सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ क्या है। तो रूल ऑफ लॉ ये क्या अर्थ रखता है, तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। उन्होंने बताया कि द रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल एंड लॉ मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। इसके मतलब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ, युक्ति का शासन, निष्पक्षता का शासन। ठीक है ना, न्याय का शासन। रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का शासन नहीं है, कानून की भावना का शासन। और कानून की भावना युक्ति संगतता, निष्पक्षता और न्याय, यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयुक्त शब्दों के अर्थान्वयन इन्हें करने का हक क्योंकि उन्हें मिला है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। ठीक है, जहां तक लोकसभा की संरचना की बात है, कहता कि पीरियडिकली चुनकर लोग आएंगे, चुनकर, और उनसे लोकसभा का संगठन होगा, चुनकर आएंगे। लेकिन धारा 331 के, धारा बोल गए, आर्टिकल कहना चाहिए हमें, लेकिन आदत चूंकि बनी रहती है वैसी, इसलिए निकलता है मुंह से। कहता अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन, अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन मीनिंग देयर बाय, जो कुछ अनुच्छेद 331 में लिखा है वो प्रिवेल करेगा, जो कुछ यहां लिखा है उसके ऊपर देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 331 क्या कहता है, कहता है अगर आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति की राय में रिप्रेजेंट नहीं हो रहे लोकसभा में, तो वे 2 सदस्यों का मनोनयन कर पाएंगे। और ये बात रखी क्यों, जहां से बात शुरू की थी हमने वहीं पर आ रहे हैं। हमने कहा था कि लोकतंत्र, इसका अर्थ कभी ये रहा होगा कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, और इसे बहुमत के शासन के रूप में परिभाषित किया गया होगा। लेकिन आज लोकतंत्र का अर्थ युक्ति का शासन लिया जाता है, रूल ऑफ लॉ से लिया जाता है। और युक्ति का शासन ये कहता है कि अगर सर्वसम्मति न बन सकती हो तो बहुमत को विवशता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे किसी इशू पर कॉन्सेंसस हो ही नहीं सकती, सर्वसम्मति नहीं हो सकती, तो हम ये कोशिश करें कि चलो भाई फिर बहुमत, सेकंड लास्ट ऑप्शन, ये बहुमत होता है। ये फर्स्ट प्रेफरेंस, प्रथम वरीयता की स्थिति नहीं हो सकती। प्रथम वरीयता की स्थिति तो सर्वसम्मति यही होती है। इसलिए लोकतंत्र में बहुमत नहीं, सर्वसम्मति ये बनाने की कोशिश होनी चाहिए, कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, संख्या के दृष्टिकोण से। अगर आप संख्या की दृष्टि से जो छोटे वर्ग हैं
उनकी बात नहीं कर सकते, उनके इमोशंस का ध्यान नहीं रख सकते, तो स्वयं आपकी जो सभ्यता है और स्वयं आपका जो व्यक्तित्व है वो ठीक नहीं माना जा सकता। आप स्वयं बदतमीज आदमी हैं, आप स्वयं ठीक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ठीक व्यक्ति ठीक बात को प्रश्रय देता है। वो संख्या में अधिक लोगों द्वारा कही जा रही या एक व्यक्ति द्वारा कही जा रही, इससे उसके ऊपर कोई अंतर नहीं होता, इससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों द्वारा वो बात कही जा रही है, बात स्वयं में कैसी है। तो बदतमीज लोगों का ठीक है तरीका होता है कि ज्यादा लोग कह रहे हैं तो हम चुप हो जाएंगे, कम लोग कह रहे हैं तो मानेंगे ही नहीं। आपसे कोई गलती हो जाएगी तो हम लड़ने को तैयार हो, पुलिस वाला आके हमें 50 गालियां देगा तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो लफंगा ही, लुच्चा ही इसी को बोलते हैं। तो अगर एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय देश में इतना नहीं है कि वे चुनकर लोकसभा में पहुंच सके, चुन के जा ही नहीं पाएंगे। तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि भैया नहीं आ पाते तो बताओ हम क्या करें, और एक तरीका यह हो सकता है कि हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनकी समस्याएं भी रखी जाएं, वे भी प्रतिनिधित्व पाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां जो बात उठेगी शासन उस पर कुछ करेगा, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी, राज्यसभा के प्रति नहीं। ये भी आप तक प्री में खूब पूछा जाता है कि सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है। सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ठीक है। तो वहां सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा, और सरकार कार्यकारी अंग है राज्य का, वही सब कुछ करती है, और इसीलिए आपको सरकार कई बार बहुत बड़ी लगने लगती है और आप सरकार को राजा की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हो, जबकि सरकार कानून के मुताबिक ही फंक्शन कर सकते हो। कानून कौन बनाएगा? विधायिका, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व तो वहां होना चाहिए, ये सभ्यता की मांग है। और जब देश का फंडामेंटल लॉ हम बनाने जा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन ये है कि लोकसभा 5 वर्षों के लिए चुनी जाएगी और उसके अधिकतम सदस्य 530 होंगे, और प्रत्येक सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आएगा। लेकिन 331 के उपबंधों के अधीन, क्योंकि एंग्लो इंडियन चुनकर आ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। चुनाव का एक ड्रॉबैक कि चुनकर आना चाहिए, और वास्तविकताओं को नकारने से कुछ होता नहीं। आप कहते रहो ये सांप नहीं है, ये सांप नहीं है, ये सांप नहीं है, तो है ना, तो है। ठीक है, आप वास्तविकताओं को नकारते रहिए, आप कहते रहिए विकास पर वोट मिलता, नहीं मिलता, विकास पर वोट नहीं मिलता, कतई नहीं मिलता, किसी सूरत नहीं मिलता। वोट जिन कारणों पर मिलता है वो आपको भी पता है, ठीक है। वोट कतई विकास पर नहीं मिलता, ये बेवकूफी की बात है। ये ऐसे ही है इस बात को बोलना कि विकास करिए और विकास होना चाहिए, जैसे खाने के साथ मिठाई रख दी जाती है, लेकिन मिठाई से पेट नहीं भरता, पेट रोटी से ही भरता है। ऐसे ये विकास की बातें सिर्फ अच्छी बातें करने के लिए की जाती है, अन्यथा पॉलिटिशियंस जानते हैं कि वोट काहे से मिलता है और आप काहे पर वोट देते हो, ये सबको मालूम है, ठीक है। अगर विकास पर वोट मिलता होता तो नाम हम किसी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक देश से गायब हो गए होते, कहीं कोई भी वोट विकास पर नहीं मिलता है, बेवकूफी की बात है। इसलिए कुछ लोग विकास पर कोई ध्यान भी नहीं देते और वो लोग ज्यादा सुखी हैं, और कुछ लोग देते हैं तो वो उनकी सहज वृत्ति है, जैसे हमारा है कुछ काम हमें अच्छे लगते हैं वो हम करेंगे ही, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। तो आदमी की अपनी मूल वृत्ति होती है, तो कुछ की होती है कुछ की नहीं होती। लेकिन आदमी होने के लिए जो नेसेसिटी चाहिए
उस करने या न करने से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए चुनाव में जीत इसका विकास से कोई ताल्लुक नहीं। कम से कम हम इस बात से कतई शुद्ध असहमत हैं, कतई कोई ताल्लुक नहीं। तो अच्छी अच्छी बातें करने से तो कुछ हो नहीं जाएगा कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करें। ये सही है कि एंग्लो इंडियन को अगर हम प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो चुनकर तो कभी नहीं आएंगे, ये तय है। चुनकर नहीं आ सकते, किसी सूरत नहीं आ सकते, और ये फ्रेमर्स को भी अनुभव हुआ। इसका मतलब ये शाश्वत चीज है भाई। 26 जनवरी 1950 से पूर्व ये अनुभव हो रहा है। तो 26 जनवरी 1950 से पूर्व होने का मतलब यह कि कमोवेश ये स्थिति यही थी उस समय भी जो आज है। स्थितियों में कोई बदलाव आया है ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि स्थितियां वही हैं। क्योंकि मूल रूप से आदमी में फंडामेंटली कोई चेंज आया हो ये होता ही नहीं। इसलिए लिखा कि अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, प्रत्येक लोकसभा का सदस्य ये चुनकर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा आपका कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी 530 राज्यों के प्रतिनिधि हो गए और 20 से अनधिक यानी अधिकतम 20 किसके हो गए? संघ, ठीक है, शासित प्रदेशों के। यानी इफेक्टिव जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है लोकसभा का कितना? 530 राज्यों से, और 20 से अनधिक किससे? केंद्र शासित प्रदेशों से। 20 से अनधिक इस समय आते कितने? 15। तो टोटल इफेक्टिव नंबर कितना है? 545। 550 नहीं है, क्योंकि 20 से अनधिक है ना। 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, तो 20 से अनधिक। अच्छा, कहता है कि खंड 1 के उपखंड का के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य या लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक हो। ठीक है, कहता है कि जो टोटल नंबर किसी स्टेट को दिया जाए लोकसभा के मेंबर्स का, ठीक है, उस टोटल नंबर में प्रत्येक नंबर जितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे लोकसभा में, वो नंबर ऐसे तय करेंगे कि सारे राज्यों के लिए वो एक ही हो। यानी जैसे उत्तर प्रदेश में 12 लाख पर एक एमपी चुना जाए, तो साहब त्रिपुरा में भी 12 लाख पर ही एक एमपी चुना जाए। जहां तक संभव हो वहां तक ऐसा ही करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में 24 लाख है, तो 12 दूना 24, 12 हो गया। अब त्रिपुरा पहुंचे तो 23 लाख है, तो 2 कर देंगे। लेकिन अगर 13 लाख है तो 1 ही रखेंगे। यथासाध्य शब्द लगाया, यथासाध्य एक। और यथासाध्य आपके विवेक को निमंत्रण देने वाला शब्द है कि जरा अकल लगा लो भाई। अगर 24 लाख उत्तर प्रदेश में और आप 2 लोकसभा की सीटें दे रहे हो, यानी 12 लाख पर एक प्रतिनिधि, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ये दे रहे हो, और त्रिपुरा में 23 लाख है तो 1 ही तो कम है, तो वहां भी 2 दे दो। लेकिन यहां 12 का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वहां 13 ही लाख है जनसंख्या, तो फिर अकल ये कहती है कि फिर 1 ही रखो, ठीक है ना। तो यथासाध्य 1 हो, ये नहीं कहा कि 1 होना चाहिए, कहा यथासाध्य। ये यथासाध्य शब्द थोड़ा मामले को इलास्टिक वाला बना देती है कि जितना संभव हो उतना कर लिया जाए। कहता है प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासंभव एक ही। आनुपातिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेस पॉपुलस स्टेट्स हैं, जहां कम जनसंख्या है, और जो ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं, वहां अनुपात 1 रहे। इस ढंग से फार्मूला विकसित करने की कोशिश की जाएगी। कौन सा फार्मूला विकसित किया गया उस सब में हमारी कोई रुचि नहीं और ना हम वो जानते हैं। हमें ये मालूम है
कि इस ढंग से स्थानों के आवंटन के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन निर्देश देता है कि सभी राज्यों में जो जनसंख्या जिसका प्रतिनिधित्व किसी एमपी को करना है लोकसभा में, वो एक बराबर रहे और आनुपातिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो संख्या है लोकसभा में किसी राज्य के लिए स्थानों के आवंटन की, वो आनुपातिक दृष्टि से सभी राज्यों में समान रहे। बस इतना ही हम जानते हैं। तो तरीका क्या होगा वो ठीक है डेवलप करना संसद का काम है, कानून बनाकर कहता है। परंतु इस खंड के उपखंड का के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा के स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती। यानी मिनिमम 60 लाख किसी राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, तभी वहां स्थानों का आवंटन ये किया जाएगा। ठीक है ना। कहता है इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए। जनसंख्या तो रोज बढ़ रही है, हो सकता है कुछ दिनों बाद रोज घटने लगे, ये भी संभव है। तो कौन सी जनसंख्या, ठीक है, जिसके आधार पर आप स्थानों का आवंटन ये सुनिश्चित करेंगे। तो कहता है कि जनसंख्या ऐसी होगी, ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अविनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए। यानी भले ही 2024 में जनगणना हो गई, लेकिन उसके आंकड़े अगर अभी अप्रकाशित हैं तो 2024 की जनगणना के मुताबिक स्थानों का आवंटन नहीं होगा। अगर 1970 के आंकड़े प्रकाशित हैं तो वही जनसंख्या भारत की मानी जाएगी, जबकि वास्तव में जनसंख्या 1970 से बढ़ चुकी है। लेकिन जो आंकड़े प्रकाशित हैं वही माने जाएंगे और स्थानों का आवंटन रोज रोज वहां बदला भी नहीं जा सकता। इसलिए भी ये टेक्निक अपनाई गई है। थोड़ा स्थायित्व तो चाहिए, जो चीजें महत्व की होती हैं उन्हें रोज रोज चेंज नहीं किया जाता, थोड़ा स्थायित्व तो होता है उन चीजों में। ठीक है, आगे कहता है परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए गए निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाएंगे, ये अर्थ लगाया जाएगा कि वह खंड 2 के उपखंड का के उद्देश्यों के लिए और उस खंड के परंतु के लिए 1971 की जनगणना और खंड 2 के उपखंड खा के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश। यानी 2026 तक तो कोई बदलाव नहीं आना है। 2026 इससे पूर्व 1971 की जनगणना के जो आंकड़े प्रकाशित हैं, 2001 की जनगणना के जो आंकड़े प्रकाशित हैं, उनके मुताबिक ही स्थानों का, ठीक है, और वह जनसंख्या जिसका प्रतिनिधित्व एक एमपी लोकसभा में करेगा उसका निर्धारण किया जाएगा। और 2026 के बाद भी जब जनगणना होगी और उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे तब आगे कोई बात की जाएगी। 2026 क्योंकि लिखा है ना, आंकड़े प्रकाशित होने चाहिए। 2026 के बाद आंकड़े जनगणना हो गई लेकिन आंकड़े प्रकाशित ही ना हुए तो भी 1971 का ही मामला चलता रहेगा। तो ये आपका लोकसभा और राज्यसभा का संगठन, इनके बारे में विस्तार से बात हो चुकी है। ठीक है, कि राज्यसभा का संगठन क्यों, आपने कहा था 3 कारण है। एक तो जो विशेष स्किल के लोग हैं उनका लाभ हमें मिले, दूसरा चुनाव में नहीं जाएंगे राज्यसभा के लोग, इसलिए जो प्रेशर हो सकता है लोगों का उसके मुताबिक वे नेशनल इंटरेस्ट के विषयों पर बोलेंगे, इससे वे मुक्त हो सकते हैं और इससे उन्हें मुक्त रखा जाए, इसलिए भी राज्यसभा का संगठन हुआ। ठीक है, और तीसरा एक दोहरा चेक, लोकसभा यहां तो डिस्कस होंगे ही गवर्नमेंट के पॉलिसी और प्रोग्राम्स, लेकिन उन पर एक रिवाइज होकर दृष्टि पड़ जाए, इसके लिए राज्यसभा का संगठन किया गया और दुनिया के सभी देशों में किया गया। हम लोगों ने देखा था अमेरिका में भी सीनेट थी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था, इनको मिलाकर जैसे हमारे यहां संसद कहते हैं वैसे वहां कांग्रेस ये कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सीनेट है, कनाडा में भी यही दशा, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है।
तो वहां सब जगह राज्यसभा जैसे संगठन है। तो राज्यसभा लोकसभा इसका संगठन कैसे होगा? जो बेयर प्रोविजंस हैं उनके मुताबिक ये है, बाकी विस्तार से अब तक बात हो चुकी है। कहता प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, सेक्शन 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात रीएडजस्टमेंट ये होंगे, लेकिन 2026 से पहले कोई रीएडजस्टमेंट होना ही नहीं, क्योंकि जनगणना जिसके आंकड़े प्रकाशित हैं उसके मुताबिक रीएडजस्टमेंट होगा ना। जब 2026 के बाद जनगणना आ जाएगी, आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे, तो रीएडजस्टमेंट किया जाएगा, और रीएडजस्टमेंट जिस कानून के मुताबिक किया जाएगा उसे बनाने की जो ताकत होगी वो किसमें होगी? संसद में। ऐसा कहेगा प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा के स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। पार्लियामेंट कानून बनाएगा, और पार्लियामेंट के बनाए कानून के मुताबिक रीएडजस्टमेंट कि किसको कितनी सीट्स मिले और एक एमपी कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, इन दोनों बातों का रीएडजस्टमेंट संसद द्वारा बनाई गई विधि के मुताबिक जो प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसके द्वारा और उस रीति से किया जाएगा जो रीति स्वयं उस प्राधिकारी का निर्माण या उस प्राधिकारी को जन्म देने वाली विधि में बताई गई होगी, उसके मुताबिक जो स्थानों और जनसंख्या का निर्धारण है वो किया जाएगा। कहता परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता। जैसे इस समय मान लीजिए कर दें, अभी तो हो ही नहीं सकता, अभी 2026 ही नहीं है, लेकिन मान लो हो जाए, तो अभी जो वर्तमान लोकसभा है इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ये विघटित हो जाएगी तब नई व्यवस्था लागू होगी, ये कहता है। परंतु ये और की ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो पुनः ऐसे समायोजन के पहले विद्यमान है। आप देखते भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन तो बहुत पहले गई थी, लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। तो ऐसे यहां रीएडजस्टमेंट भले ही हो जाए उस प्राधिकारी द्वारा और उस रीति से जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, लेकिन फिर भी जो नई व्यवस्था आएगी वो तब तक लागू नहीं होगी जब तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसा घोषित न करे कि अब लागू होनी चाहिए, ठीक है, तभी लागू होगी, उससे पहले लागू नहीं होगी। परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक इस अनुच्छेद के अधीन वही 1971 जैसी व्यवस्था चलती रहेगी। तो एकदम क्लियर है कि जब तक 2026 के बाद जनगणना हो न जाए और उसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित न हो जाए तब तक पूर्व की व्यवस्था चलती रहेगी। और पूर्व की व्यवस्था कब किसके आधार पर बनाई गई? 1971 की जनगणना के मुताबिक। और ये कोई अन्याय नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजों में रोज बदलाव नहीं किए जाते, इसलिए ये बात अपनाई गई है, ठीक है। फिर आपका कहता संसद के सदनों की अवधि, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो कभी विघटित नहीं होता, लेकिन लोकसभा इसका विघटन सामान्यतः जब इसकी प्रथम बैठक होगी उस पहली बैठक से 5 साल के बाद हो जाएगा, लेकिन 5 साल की गणना नई लोकसभा के पहली बैठक के होने के दिनांक से की जाएगी। और राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होगी, उसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष करें प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहेंगे। और इस ढंग से जब गणना करेंगे तो एक राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का निकल कर आएगा। लेकिन चक्रीय अनुक्रम में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे तो 2/3 तो हमेशा राज्यसभा में रहेंगे।
और 1/3 वो जो रिटायर होंगे फिर चुनकर आ जाएंगे। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा का सामान्य कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष का है। लेकिन अगर देश में आपात की स्थिति है, अगर देश में इमरजेंसी है, तो अनुच्छेद 352 और आपका सेक्शन 83 इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो जो कम्युलेटिव इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि अगर इमरजेंसी की प्रोविजन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है देश में, तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकेगा। और ये खूब पूछा जाता है आपसे कि कहां लिखा है, ये भी पूछा जाता है। तो सेक्शन 83 में लिखा है ये कि एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा। लेकिन 1 वर्ष आज हमने बढ़ाया, आज बढ़ाया और इमरजेंसी कल खत्म हो गई। ठीक है भाई, इमरजेंसी को जरूरी तो नहीं कि 1 वर्ष रहेगी, आज बढ़ाया कल खत्म, तो फिर 6 महीने अधिकतम। जिस दिन इमरजेंसी नहीं होगी उससे अधिकतम 6 महीने ये लोकसभा का कार्यकाल बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, अन्यथा 5 वर्ष पर समाप्त। कहता है राज्यसभा का विघटन नहीं होगा 83, किंतु इसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, लोकसभा के विघटन की ताकत राष्ट्रपति को रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कब कब कर पाएंगे और कब कब नहीं कर पाएंगे, इस विषय पर आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है ना, लेकिन एक बात तय है कि लोकसभा के विघटन की ताकत राष्ट्रपति में है, लेकिन वो निरंकुश ताकत नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे विघटित कर दें। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि आम नागरिकों के समान कानून के लोग भी ऐसे पढ़ लेते हैं मानो राजा हूं, राष्ट्रपति विघटित कर सकेगा। तो सिचुएशंस आर ऑलरेडी डिसाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं हो सकता, न राष्ट्रपति, न सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और न ही संसद और न ही सरकार। सब इसी से आ रहे हैं, सब इसी से आ रहे हैं। यही कह रहा है कि राष्ट्रपति विघटित कर सकेंगे और यही बता रहा है कि कब कर पाएंगे। तो आप ये नहीं कर सकते कि विघटित कर सकेंगे, ये तो हम पढ़ लेंगे, और कब कर पाएंगे हम पढ़ेंगे ही नहीं, ये नहीं कर सकते। एक बार के.जी. बालाकृष्णन शायद नाम था चीफ जस्टिस, क्योंकि इतने चीफ जस्टिस हो गए उन्हें कौन याद रखे। हमने कहा ना, जब आप कुछ उल्लेखनीय करते हैं तब लोग आपको याद रखते हैं, अन्यथा कोई याद नहीं रखता। तुम्हारे जैसे जाने कितने आए और जाने कितने चले गए, और तुम भी आए हो और तुम भी चले जाओगे, कोई न पूछने वाला। ठीक है, तो शायद उनका नाम के.जी. बालाकृष्णन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने एक बार कहा था, तब तो हम एलएलबी में ही शायद एलएलएम कर चुके हों, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्हें अपनी संपत्ति घोषित नहीं करनी चाहिए, ना वो करेंगे। ठीक है ना, क्यों नहीं करोगे भाई, काय नहीं करोगे? तो हमारा तर्क ही यह था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भगवान नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इसी कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निर्मित प्रत्येक प्राधिकारी भारत के लोगों के प्रति जवाबदेह है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो अंतिम स्वीकृति है वो भारत के लोगों के द्वारा है, आत्मार्पित करते हैं। ये बात कही है, या तो आप कहिए कि हम भारत के नागरिक ही नहीं है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये कहेंगे वो भारत के नागरिक नहीं है। तो तुम कौन होते हो भाई, देवता देवता हो भाई? आपको जो सुरक्षा दी गई या आपकी बात को जो महत्व दिया गया वो इसलिए क्योंकि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ बताते हो, लेकिन आप इस कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ बताते हो, जो तुम बताते हो वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ बताना है, आप जो बताएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
इस कॉन्स्टिट्यूशन का ही अर्थ बताना है। मीनिंग देयरबाय इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयुक्त शब्दों का जो संभाव्य अर्थ हो सकता है, उन संभाव्य अर्थों में से किसी एक को चुनने का हक आपको है, लेकिन जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ हो ही नहीं सकता, वैसा कोई अर्थान्वयन करने का हक स्वयं आपको नहीं है। ठीक है ना? तो इन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। तो अगर राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे कर दें। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि इस संविधान के उपबंधों के मुताबिक अगर लोकसभा विघटित की जानी चाहिए तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, और अगर 5 वर्ष से पहले ही विघटित कर दी जाती तब तो कोई बात ही नहीं। तो जो नई लोकसभा आएगी, वो जो फर्स्ट सिटिंग करेगी, उससे 5 साल उसका कार्यकाल होगा, तो कटा है आपका। लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रह सकेगी, किंतु इससे अधिक नहीं। 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा, यानी 5 साल बाद स्वयं समाप्त मान ली जाएगी। किसी को घोषणा करने की जरूरत नहीं है कि लोकसभा विघटित हो गई। जानबूझकर रखा गया निरंकुशता को समाप्त करने के लिए ऑटोमेटिकली विघटित मानी जाएगी। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन यही लोकसभा के को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो लोकसभा अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करके बनी रहे तो वो लोकसभा नहीं मानी जा सकती। वो लोगों का समूह जो जबरदस्ती उस भवन में घुस गया है जिसे लोकसभा के नाम पर अभिज्ञात किया गया है, फिर यह कहा जाएगा, क्योंकि कौन बनाता है लोकसभा को लोकसभा? ये संविधान। तो जब ये कहता है कि अब नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है ना? अच्छा, फिर कहता परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी मैक्सिमम जो आप एक बार में बढ़ा सकते हैं 1 साल। आपसे अपेक्षा यह की जाती है कि आप कम कम बढ़ाओ, अपेक्षा यह की जाती है। इसलिए नहीं कहा कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी, कहा 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यानी तुम्हें लगता है कि 2 महीने में इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो 2 ही महीने बढ़ाओ, काहे के लिए? एक बार में 1 साल बढ़ाओ। हालांकि तुम एक बार में 1 साल बढ़ा भी दोगे तो भी जैसे ही आपात खत्म होगा उस समय मैक्सिमम 6 मंथ रहेगी। लेकिन इससे तुम्हारी बदतमीजी और तुम्हारी तमीज ये तो ध्यान में आती है कि तुम कितने अच्छे हो, ये तो पता लगता है। इसलिए रखा गया 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने पर उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। किसी भी दशा में नहीं, हर इन एनी कंडीशन वो 6 मंथ में समाप्त मानी जाएगी। ये 83। ठीक है, अब संसद की सदस्यों के लिए अहर्ता, इस पर हम लोग बात करेंगे, और इसी में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात आएगी जहां पर हम लोग चल रहे थे, तो इस पर कल बात करेंगे। लेकिन एक चीज खूब समझ लें, इतने प्रावधान हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, लेकिन एक भी नहीं चल रहा है, एक भी नहीं चल रहा है। मीनिंग देयर बाय सब चल रहे हैं, लेकिन बस चल ही रहे हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि नीति या कानून कह लो उसे, वो सिर्फ आपके आचरण को विनियमित करता है, लेकिन धर्म और नैतिकता ये आपको विनियमित करती है। ठीक है, इसलिए धर्म को हम ज्यादा बड़ा मानते हैं। आप धर्म निरपेक्ष रहो, हम नहीं है कतई, और नाम इसके एडवोकेट है। धर्म पूजा पद्धति का नाम नहीं है। आप किसी ढंग से पूजा करो, इससे कोई मतलब नहीं है। बात यही है कि आपको शब्दों के अर्थ ही नहीं मालूम। कहते हैं हवा का धर्म है सुखाना, आग का धर्म है जलाना। तो धर्म का अर्थ होता है तुम्हारा मौलिक स्वभाव, जो तुम्हारा फंडामेंटली कैरेक्टर है, और तुम फंडामेंटल नहीं हो। तुम पैदा धूर्त नहीं हुए थे, तुम मूर्ख हो, पैदा मूर्ख भले ही हो गए हो, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति मूर्ख पैदा नहीं होता। ठीक है, तो स्वभाव में जीना ये धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। तो धर्म या नैतिकता आपको विनियमित करती है,
और कानून या नीति आपके कार्यों को, आपके आचरण को भी नियमित करती है। इसलिए कानून और नैतिकता ये ज्यादा प्रभावी नहीं दिखती। आपने बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें पढ़ी और कितना बढ़िया हो रहा है ये तो आपके सामने ही है। खैर, तो हरि कथा अनंता जैसी स्थिति है, इस पर तो डिबेटिंग इशू है, चलते ही रहते हैं। लेकिन हम लोग कल संसद के सदस्यों की योग्यता और अहर्ता इस पर बात करें।